हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैं आपको ये डिस्कस किया था कि यूपीएससी का सिलेबस किस तरीके से पढ़ा जाए और किस तरीके से उसका यूज़ किया जाए जिससे कि यूपीएससी के क्वेश्चन को टैकल किया जाए। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि आजकल यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का पैटर्न काफ़ी बदल चुका है। पारंपरिक क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है बल्कि काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हम लोग यूपीएससी के सिलेबस के एक एक शब्द को काफ़ी गहराई से समझें, उसका विश्लेषण करें, उसको परखें और फिर जाकर हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। इससे आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को डील कर पाने में सक्षम होंगे। पिछले वीडियो में मैं आपको पेपर फर्स्ट के विषय में विस्तृत विश्लेषण किया था। इस वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि पेपर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो जीएस का 4 पेपर है, उसका जो बाकी बचा 3 पेपर है उसको मैं पूरी तरह से डिस्कस कर दूं। पिछले वीडियो में मैं आपको पेपर फर्स्ट का विस्तृत विश्लेषण किया था। मुझे उम्मीद है कि आप उससे ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। चलिए दोस्तों, तो आगे शुरू करते हैं पेपर सेकेंड। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो जो आपके यूपीएससी की तैयारी में काफ़ी कारगर साबित होगा, उससे जुड़ा हुआ वीडियो मैं आपके लिए लगातार लाया करता हूं। इसलिए और आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, कुछ और भी अच्छा वीडियोज़ बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरे अनुभव से आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी का जो पेपर फर्स्ट है उसके विषय में मैं आपको डिस्कस कर चुका था कि यूपीएससी के फर्स्ट पेपर में मुख्य रूप से आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इसके साथ साथ सोसाइटी, ये सारा फर्स्ट पेपर में है। इसके लिए, इसको जानने के लिए आप मेरा फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो देख लें। यहाँ पे सेकेंड पार्ट का जो वीडियो है, सेकेंड पार्ट का जो सेकेंड पेपर है, उसमें स्पष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है शासन व्यवस्था यानी कि गवर्नेंस, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन, शासन प्रणाली यानी कि पॉलिटी आप इसको कह सकते हैं। फिर सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। आइए दोस्तों, अभी इस पेपर का हम लोग बहुत ही विश्लेषण करते हैं और विस्तृत तरीके से इसको पढ़ते हैं। देखिए, टोटल सेकेंड पेपर जो है उसमें टोटल 20 टॉपिक है। जिस तरीके से आप देखे थे पेपर फर्स्ट में टोटल 12 टॉपिक था, उसी तरह से इस सेकेंड पेपर में टोटल 20 टॉपिक है, जिसमें से शुरू का जो 9 टॉपिक है ये पूरी तरह से पॉलिटी से जुड़ा हुआ है, इंडियन पॉलिटी से। इंडियन ही नहीं, कुछ अंश इसका तुलनात्मक तरीके से दूसरे देशों से भी करना होगा, तो मुख्य रूप से पॉलिटी से जुड़ा है ये 9 टॉपिक। आइए देखते हैं। पहला टॉपिक है भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। तो आप देख रहे हैं इस टॉपिक में हम लोगों को भारतीय संविधान के विषय में मुख्य रूप से पढ़ना है कि संविधान क्या है, क्या सब संशोधन हुआ, इसकी क्या विशेषताएं हैं। इसमें हम लोग जो है भारतीय संविधान की तुलना भी करेंगे दूसरे देशों से कि ब्रिटेन के संविधान की क्या विशेषता है, अमेरिका के संविधान की क्या विशेषता है, भारत का संविधान उससे कितना अलग है, कितना समान है। ये सारी चीज़ों को हम लोग पेपर फर्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक इसका है संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघ, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां। तो दोस्तों, इसमें सीधा सा है संघ और राज्य के बीच जो संघ और राज्य का जो उत्तरदायित्व है, उसकी क्या जिम्मेदारी है, संघ का अलग, राज्य का अलग, और उसके बीच जो भी संघीय ढांचा है उससे संबंधित जितना भी विषय है और जितनी भी सारी चुनौतियां हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोग इस पेपर में पढ़ेंगे इस टॉपिक में। फर्स्ट टॉपिक आप देखिए संविधान से जुड़ा हुआ प्रश्न है। सेकेंड टॉपिक में हम लोगों को संघ और राज्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है, मोटा मोटी यदि देखा जाए। जो थर्ड टॉपिक है यहाँ पे, वहाँ पे विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान, यानी कि जो भी भारत के संविधान में अलग अलग घटक है या जो भी संवैधानिक तंत्र है, जैसे मान लीजिए कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, जो भी है, तो इन सब के बीच जो शक्तियों का पृथक्करण है, शक्तियों का किस तरीके से बंटवारा किया गया है और किस तरह से विवाद को सुलझाया जाता है, उससे जो संबंधित जो तंत्र है, उससे संबंधित सारा विषय इस टॉपिक में है। यानी विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र
तथा संस्थान। फोर्थ टॉपिक दोस्तों है भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना, यानी इसको इंग्लिश में पढ़ूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज, यानी कि भारत की जो संवैधानिक योजना है वो कितना अलग है, कितना समान है किसी दूसरे देशों के संवैधानिक योजना से, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स वगैरह जो है उससे जुड़ा हुआ टॉपिक, ये फोर्थ है। पांचवा टॉपिक है संसद और राज्य विधायिका। जो संसद है और राज्य में विधानसभा, और जिस राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद, यानी संसद, विधानसभा, विधान परिषद, इसकी क्या संरचना है, क्या कार्य है, कार्य संचालन, शक्तियां एवं विशेषाधिकार और उनसे उत्पन्न होने वाले विषय, यानी कि संसद से जुड़ा हुआ और विधानसभा, विधान परिषद, इन सब से जुड़ा हुआ सारा टॉपिक फिफ्थ टॉपिक में है। उसके बाद कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्पेशल यहाँ पे संरचना वगैरह दिया हुआ है, संरचना संगठन। अभी आप फिफ्थ टॉपिक में पढ़े थे विधायिका का, यानी कि संसद और जो राज्य में विधानसभा, विधान परिषद, यानी व्यवस्थापिका, और यहाँ पे कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना संगठन हम लोगों को इस टॉपिक में पढ़ना है। तो सारी चीज़ों को आपको डिटेल में पढ़ना होगा। यहाँ पर जो दिया हुआ है आपको प्रभावक समूह, इसका मतलब प्रेशर ग्रुप्स है, तो इसके विषय में भी आपको अलग से जानना होगा, ये प्रेशर ग्रुप्स क्या होता है। सातवां टॉपिक दोस्तों है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, यानी कि सैलिएंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। जन प्रतिनिधित्व कानून जो है भारत में उससे संबंधित जितना भी मुख्य प्रावधान है उसका जो विषय है उससे संबंधित सेवेंथ टॉपिक है। आठवां टॉपिक है विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व। यहाँ के जितना भी संवैधानिक पद है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जो लोकसभा का स्पीकर है, इससे संबंधित जितना भी संवैधानिक पद है दोस्तों, उसका क्या कार्य है, उसकी क्या शक्तियां हैं, क्या उत्तरदायित्व यानी कि जिम्मेदारी है, ये सारा टॉपिक हम लोग 8th टॉपिक में है। और नवा और अंतिम टॉपिक जो पॉलिटी का वो है सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय, यानी स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज। तो जितना भी और सब निकाय है या बॉडी है संविधान के विभिन्न हिस्से में, तो उन सब के विषय में हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। तो इस तरह से आप देखें 9 टॉपिक जो है वो पॉलिटी से जुड़ा है। इसके बाद का जो 5 टॉपिक है ये आपको सोशल जस्टिस से जुड़ा हुआ है। तो सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर से जुड़ा हुआ जो 10वां टॉपिक है उसमें है सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय, यानी कि सरकारी नीतियां जो है, जितनी भी सरकारी गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह है, उससे संबंधित जितना भी विषय है वो आपको 10वें टॉपिक में मिलेगा। देखिए दोस्तों 11वां टॉपिक यहाँ पे है विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका। इंग्लिश में पढ़ूंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा इसका टॉपिक। डेवलपमेंट प्रोसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्री, यानी कि किस तरह से विकास प्रक्रिया हुई और किस तरह से विकास उद्योग है भारत में उससे संबंधित। इसमें है द रोल ऑफ एनजीओज, जो एनजीओ है जिसको आप गैर सरकारी संगठन कहते हैं, वो उसकी क्या भूमिका है। SHGs यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, यानी कि आप कह सकते हैं स्वयं सहायता, माफ कीजिएगा, जी हाँ, स्वयं सहायता समूह SHGs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। उसके बाद वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस, यानी कि विभिन्न समूहों और संघों। चैरिटीज यानी कि लोकोपकारी संस्थाएं। डोनर्स यानी दानकर्ता, दानकर्ता को हम लोग इंग्लिश में डोनर्स बोलते हैं। चैरिटीज, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका। तो यहाँ पे आप देखें कि जो भी एनजीओ वगैरह है या जो भी चैरिटीज वगैरह है, तो उससे संबंधित विषय हम लोगों को इसमें पढ़ना है। उसके बाद है 12वां टॉपिक केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं
और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन यानी केंद्र और राज्य इसके द्वारा जो जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्ग है यानी कि जो वल्नरेबल ग्रुप्स है उसके विषय में हम लोगों को इस टॉपिक में पढ़ना है कि सरकार उसके लिए क्या सब कल्याणकारी योजनाएं लाया है। तो उसके बाद इसी टॉपिक में है इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, सरकार क्या सब उपाय किया है ये वल्नरेबल ग्रुप्स जो है संवेदनशील वर्ग इसके लिए, और विधि संस्थान एवं निकाय उससे संबंधित जितना भी कानून है, जितनी भी संस्थाएं हैं, जो भी बॉडीज वगैरह है गवर्नमेंट बॉडीज, तो उन सब के विषय में हम लोगों को इस 12th टॉपिक में पढ़ना है। तो आप मोटा मोटी कह सकते हैं कि जो वल्नरेबल ग्रुप्स है, संवेदनशील वर्ग है, उसके विषय में 12वें टॉपिक में पढ़ना है। 13वां टॉपिक स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र या सामाजिक सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय, यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन, इससे संबंधित विषय हम लोगों को इस टॉपिक में पढ़ना है। और 14वां और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है गरीबी एवं भूख से संबंधित विषय। तो जो पॉवर्टी है इससे जुड़ा हुआ विषय यूपीएससी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। तो गरीबी और भूख से संबंधित जितना भी विषय है ये भी सोशल जस्टिस टॉपिक के ही अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है। तो इस तरीके से हम लोग इसमें संवैधानिक प्रावधान पढ़ेंगे, गरीबी से का जो संवैधानिक पक्ष है उससे जब संबंधित चीज़ें आगे मैं बताऊंगा आपको, इससे संबंधित और भी चीज़ें। तो आप देखें कि जो 5 टॉपिक है वो आपको सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर से जुड़ा हुआ है। तो 9, 5, 14 टॉपिक दोस्तों कंप्लीट हो गया है। अब 6 टॉपिक बचा है। इस 6 टॉपिक में जो 2 टॉपिक है वो गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। 15वां टॉपिक देखते हैं शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर यानी सिटीजन चार्टर्स जिसको आप ऐसे देख सकते हैं सिटीजन्स चार्टर्स जो है, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय। ये आपको 15वां टॉपिक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि शासन व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है, इसमें पूछा जाएगा कि किस तरीके से शासन व्यवस्था चलाया जाए, उसमें किस तरह से जवाबदेही लाई जाए, किस तरह से पारदर्शिता बरती जाए। तो ये सारी चीज़ें 15वां टॉपिक। 16वां टॉपिक है लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका। तो हम लोग सिविल सेवा की तैयारी ही कर रहे हैं, तो हम लोगों को इसके विषय में पता रहना चाहिए कि इसकी क्या भूमिका है, क्या रोल है इसका लोकतंत्र में। तो ये 16वां टॉपिक आपको हो गया। तो इस तरह से 2 टॉपिक आपको गवर्नेंस से जुड़ा है। और बाकी अब जो 4 टॉपिक है ये आईआर का है। आईआर काफ़ी महत्वपूर्ण पक्ष है सेकंड पेपर का। तो इसमें 17वां टॉपिक है भारत एवं इसके पड़ोसी, उसका क्या संबंध है। तो भारत का इसके पड़ोसी देशों के साथ क्या संबंध है वो टॉपिक आपको 17वां टॉपिक है। 18वां है द्विपक्षीय यानी बायलैटरल, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार, यानी जो द्विपक्षीय समझौता वगैरह होता है या क्षेत्रीय समझौता या वैश्विक समूह और भारत से उसका क्या संबंध है और भारत का हित किस तरीके से प्रभावित होता है किसी करार से, किसी समझौता से, ये हम लोग इस टॉपिक में 18वें नंबर की टॉपिक में दिया हुआ है। 19वां नंबर का टॉपिक है कि भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव प्रवासी भारतीय, यानी कि जो भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियाँ, यानी विकसित देश और विकासशील देश जो भी है वो जो कोई भी नीति बनाता है तो उससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, भारत के हितों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये इस टॉपिक में है। साथ ही साथ इसी टॉपिक में प्रवासी भारतीय यानी कि इंडियन डायस्पोरा, इसके भी विषय में आपको पढ़ना है 19वां टॉपिक। और सेकंड पेपर का जो आखिरी टॉपिक है 20वां नंबर का टॉपिक, उसमें है महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना, अधिदेश, यानी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फोरा, देयर स्ट्रक्चर, मैंडेट। तो इसमें जितना भी संस्था है, जैसे कि आपको संयुक्त राष्ट्र संघ या इसका जितना भी और सब बॉडी है उन सब चीज़ों के विषय में, या WTO ही है मान लीजिए, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इन सब के विषय में हम लोगों को इसमें पढ़ना होगा। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप क्षेत्रीय जितना भी सार्क वगैरह है, तो ये सब सारी चीज़ें हम लोगों को इसी टॉपिक में कंप्लीट करना होगा। यानी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना, अधिदेश। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग सेकंड पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। तो फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर ये दोनों आपका हो गया है। थर्ड पेपर पे हम लोग आते हैं। आपको पता है कि ये थर्ड पेपर मुख्य रूप से साइंस टेक और इकोनॉमिक्स से जुड़ा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, आर्थिक विकास,
इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, पर्यावरण, एनवायरनमेंट, सुरक्षा, सिक्योरिटी और आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो आपको दिया हुआ है, प्रौद्योगिकी, तो इसका मुख्य रूप से मतलब हुआ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि विज्ञान प्रौद्योगिकी। इसमें आपको विज्ञान जो 11th-12th लेवल तक का है या फिर 10th लेवल का, मुख्य रूप से कहिए 12th लेवल तक का तो नहीं पूछा करता है, 10th लेवल का वो भी डायरेक्टली नहीं पूछता है, आपको उसका अनुप्रयोग पूछेगा, यानी प्रैक्टिकली पूछेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा साइंस पे हम लोगों को फोकस नहीं करना है, उसके टेक्नोलॉजी पे फोकस करना है, जो नया नया शोध वगैरह हो रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो यहाँ पे देखिए सिलेबस में क्या है उस पर बात करते हैं। जो पहला टॉपिक है आपको मैं इसमें बता दूं कि ये जो थर्ड पेपर है उसमें भी 20 टॉपिक है, सेकेंड पेपर में भी 20 टॉपिक था, इसमें भी 20 टॉपिक है। इस 20 टॉपिक में से जो शुरुआत का 10 टॉपिक है वो आपको इकोनॉमिक्स से जुड़ा है। शुरू का जो 10 टॉपिक है वो आपको इकोनॉमिक्स से जुड़ा है। तो पहला टॉपिक है आपको दिया हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय। अब भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ जो सारी बातें हैं वो आपको इसमें पढ़ना होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था और जो भी प्लानिंग्स वगैरह किया गया है या रिसोर्स वगैरह जो है उसको किस तरीके से जुटाया गया, और रोजगार से संबंधित विषय। ये रोजगार आप ध्यान रखिएगा, रोजगार से संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछा करता है, तो रोजगार से संबंधित जो विषय है उसको आप इसमें पढ़ेंगे। सेकेंड टॉपिक है समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय, यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ। तो समावेशी विकास, हर किसी का विकास हो, हर वर्ग को हम लोग साथ लेके चलें, विकास इस तरह का हो जिसमें कोई ना छूटे ना बहुत आगे बढ़े, यानी कि अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत ज़्यादा चौड़ी ना हो। और अर्थव्यवस्था जो है इस तरह से विकसित हो, ग्रोथ इस तरह का हो कि अमीर भी उतना ही लाभान्वित हो, साथ साथ गरीब भी उतना ही लाभान्वित हो, दोनों में भेद न रहे। तो इस तरह के विकास को समावेशी विकास कहते हैं। इसी से संबंधित जितनी भी सारी बातें हैं उसको हम लोग सेकेंड टॉपिक में कवर करेंगे। जो यहाँ पर थर्ड टॉपिक है सरकारी बजट, तो हर साल सरकार का बजट आता है, उससे संबंधित विषय इसमें है। फोर्थ टॉपिक है मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन, संबंधित विषय और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी। देखिए दोस्तों, ये देखने में तो इकोनॉमिक्स का हिस्सा जरूर है, लेकिन रियल में ये मुख्य रूप से हम लोगों को ज्योग्राफी में कवर करना है। आप देख रहे हैं कि ज्योग्राफी में भी सेम यही टॉपिक आपको मिलेगा कि जो भी फसल है उसका क्या पैटर्न है, सिंचाई वगैरह से संबंधित विषय, परिवहन भंडारण से संबंधित विषय, और किसानों की सहायता के लिए जो भी चीज़ें की जाती है। तो यहाँ पे हम लोग इसका टेक्नोलॉजी और यानी कि प्रौद्योगिकी वाला जो पक्ष है वो पढ़ेंगे कि क्या सब टेक्नोलॉजी विकसित किया गया है, और थोड़ा सा आर्थिक पहलू भी पढ़ेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी की बातें यहाँ पे कर दिया है कि किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी, यानी कि क्या सब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और जब इसी टॉपिक को ज्योग्राफी में कभी और कवर करना है तो वहाँ पे ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को पढ़ना होगा। तो इसको कवर हम लोग ज्योग्राफी वाले ही सेक्शन में करना चाहिए हम लोगों को, और एक साथ दोनों पहलू पे विश्लेषण करके पढ़ना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे फिफ्थ टॉपिक है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय। तो जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सहायता है, कृषि सहायता मतलब आप सब्सिडी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इंग्लिश में देखते हैं इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज। तो आपको पता है कि सब्सिडीज ये तो एक तरह से समस्या भी है। उसके बाद जो एमएसपी है यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको बोलते हैं, उससे संबंधित विषय। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस, पीडीएस यानी कि जन वितरण प्रणाली, तो जन वितरण प्रणाली पीडीएस से संबंधित विषय। आप यहाँ पे तीन चीज देखिए, एक तो सब्सिडी, फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और जन वितरण प्रणाली यानी पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इससे संबंधित जितनी सारी चीज़ें हो सकती है उसको हम लोगों को पढ़ना है, जैसे कि उद्देश्य इसका क्या है, इसका कार्य क्या है, इसकी सीमाएं क्या है, या इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। इसके बाद हम लोगों को बफर स्टॉक पढ़ना है, बफर स्टॉक, फिर खाद्य सुरक्षा से संबंधित विषय। तो ये जो खाद्य सुरक्षा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोगों को खाद्य सुरक्षा से यानी कि आप कह सकते हैं कि जितनी भी कुछ समय पहले जो सरकार फूड सिक्योरिटी बिल लाई है, तो उससे संबंधित जितना भी प्रावधान है और आगे से क्या सरकार प्लानिंग कर रहा है, उन सारी चीज़ों को हम लोगों को इस
टॉपिक में पढ़ना है। और एक और टॉपिक इसमें है प्रौद्योगिकी मिशन, यानी कि टेक्नोलॉजी मिशंस, और पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र। तो यहाँ पे पशुपालन से जुड़ा हुआ जो अर्थशास्त्र है उसको भी हम लोगों को इस टॉपिक में कवर करना है। तो दोस्तों आप इसमें इस 5वें टॉपिक में जो मुख्य रूप से देखिए जिस पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए, एक तो सब्सिडी, फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य और जन वितरण प्रणाली, ये 3 टॉपिक के अलावा आपको खाद्य सुरक्षा, ये 4 टॉपिक यहीं पे आपको कवर करना है 5th टॉपिक में। और इसका अगला टॉपिक 6 नंबर का टॉपिक है भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, कार्य क्षेत्र एवं महत्व, स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। तो खाद्य प्रसंस्करण और इससे जुड़ा हुआ जितनी भी सारी चीजें हैं हम लोग इसको इस टॉपिक में कवर करेंगे। अब देखिए 7वां टॉपिक है भारत में भूमि सुधार। तो ये जो भूमि सुधार वाला टॉपिक है ये हम लोगों को पॉलिटी में भी पढ़ना होगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के समय में भूमि सुधार से संबंधित कई तरह का कानून लाया गया था। तो वहाँ पे हम लोग उसका संवैधानिक पक्ष पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसका आर्थिक पहलू दृष्टिकोण से विश्लेषण करेंगे, इसका आर्थिक पक्ष क्या है। तो भारत में भूमि सुधार ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। 8वां टॉपिक उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव। तो उदारीकरण का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यानी कि ग्लोबलाइजेशन जो जब से हुआ है तो तब से जो उदारीकरण हुआ, लिबरलाइजेशन, इसका हमारी इकोनॉमी पे जो प्रभाव पड़ा आपको पता होना चाहिए कि गहरा प्रभाव पड़ा है, आपको पता होगा भी। तो ये किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है, औद्योगिक नीति में भारत में किस तरह से परिवर्तन हुआ है और औद्योगिक विकास किस तरीके से हुआ है, उदारीकरण का इस पर क्या प्रभाव पड़ा है, यानी उदारीकरण से संबंधित सारी बातें हम लोगों को इस टॉपिक में कवर करना है। 9वां टॉपिक है बुनियादी ढांचा, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को ज्योग्राफी में भी पढ़ना है। ये जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित विषय जैसे कि ऊर्जा, बंदरगाह, ये सब जो है एनर्जी या बंदरगाह वगैरह, तो ये सब हम लोगों को ज्योग्राफी का भी हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग आर्थिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, आर्थिक दृष्टिकोण से। तो इकोनॉमिक्स का भी ये टॉपिक हुआ और ज्योग्राफी का भी टॉपिक हुआ, लेकिन आप पढ़ते वक्त ज्योग्राफी में इसको अच्छे से पढ़ लें इकोनॉमिक्स को ध्यान में रखते हुए, तो ज़्यादा सही रहेगा। और 10वां और अंतिम टॉपिक है आपको निवेश मॉडल, यानी इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, कौन सा इन्वेस्टमेंट मॉडल्स भारत में अपनाया गया या और सब कहाँ कहाँ सफल रहा, क्या कैसे रहा, सारी चीज़ें हम लोगों को इसमें कवर करना है। अब आपको मैं जैसे कि बताया कि 3rd पेपर में जो टोटल 20 टॉपिक है उसमें से 10 टॉपिक पूरी तरह से इकोनॉमिक्स है। आप सोच सकते हैं ये कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब अगला जो 3 टॉपिक है वही साइंस टेक है। इसमें है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ विज्ञान नहीं है और ना सिर्फ प्रौद्योगिकी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, यानी कि आपको दोनों चीज़ों को एक साथ पढ़ना होगा। और खास करके नया नया जो इन्वेंशन हो रहा है या नई नई खोजें हो रही है उससे संबंधित चीज़ों को आपको ज़्यादा फोकस करना है, और रोजमर्रा के जीवन पर किस तरीके से इसका प्रभाव पड़ रहा है वो। 12वां नंबर का टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास। तो आप को जानना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम लोग जिस देश में रह रहे हैं तो उसके विषय में भारत में कौन सा वैज्ञानिक हुआ और क्या भारत ने उपलब्धियां हासिल की खुद के बदौलत, अपना खुद का कौन सा टेक्नोलॉजी डेवलप करके वो उपलब्धि हासिल किया है, उससे संबंधित चीज़ों को हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे। साथ ही साथ देश के अंदर किस तरह से प्रौद्योगिकी का विकास हुआ और नए नए प्रौद्योगिकी का किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है और उसको विकसित किया गया, वो टॉपिक 12वां है। 13वां टॉपिक आपको है सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आपको सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष यानी कि स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता, यानी कि आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप देख रहे हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी ये खुद एक टॉपिक है, अंतरिक्ष एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आपको खुद इसमें कवर करना होगा। कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी
और बौद्धिक संपदा अधिकार यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसके विषय में आपको गहराई से समझना पड़ेगा कि इसका क्या प्रावधान है और किस तरीके से ये भारत को प्रभावित कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों को आप इस 13वें टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग। जो 14वां टॉपिक है ये एनवायरनमेंट से जुड़ा है। तो 3 टॉपिक जो था वो हम लोग देख लिए साइंस टेक का। एनवायरनमेंट से सिर्फ एक टॉपिक है, उसमें लिखा हुआ है संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन, यानी कि कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो देखिए दोस्तों, कहने को तो सिर्फ एक टॉपिक है, लेकिन पर्यावरण से जुड़ा हुआ आपको बहुत बड़ा टॉपिक है ये। आपको काफ़ी गहराई से ये चीज़ें पढ़ना होगा। तो पर्यावरण को काफ़ी डिटेल में पढ़ें, क्योंकि इससे प्री में भी काफ़ी क्वेश्चन बनता है, मेंस में तो है ही, प्री में इससे बहुत क्वेश्चन आपको बनेगा। जितना हिस्सा ज्योग्राफी का है उससे उतना ही हिस्सा लगभग कमोबेश ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का भी है। तो काफ़ी गहराई में पढ़ना चाहिए हम लोगों को इसको। जो अगला एक टॉपिक है वो डिजास्टर मैनेजमेंट का है। डिजास्टर मैनेजमेंट से सिर्फ एक टॉपिक है, आपदा और आपदा प्रबंधन, यानी कि डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो जो भी जैसे भूकंप, सुनामी वगैरह आता है या इससे जुड़ी हुई जितनी भी और सब घटनाएं घटती है, उन सारी चीज़ों को हम लोगों को इस टॉपिक में कवर करना है। अब जो अगला 5 टॉपिक है, उस 5 टॉपिक में हम लोगों को इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित विषय है। पहले ये टॉपिक जुड़ा हुआ नहीं था, नए सिलेबस में इसको जोड़ा गया है। तो इसमें देखिए दोस्तों, 16वां नंबर का टॉपिक है विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध। विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध, यानी कि कहीं न कहीं यूपीएससी ये बताना चाह रहा है कि जो विकास हुआ है वो कहीं ऐसा ना हो कि किसी को दबा के या किसी से छीन के हम लोग उस विकास को किए हैं। तो इस अगर उग्रवाद और विकास के बीच कोई भी संबंध है तो उसके बीच क्या संबंध हो सकता है या कहाँ तक गलतफहमी फैलाई जा रही है, ये सारी चीज़ों का विश्लेषण हम लोग 16वें टॉपिक में करेंगे। 17वां टॉपिक माफ कीजिएगा, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका, यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी की जो बात है उससे संबंधित जितनी सारी भी चीज़ें हैं वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। यानी आंतरिक सुरक्षा के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है, वो सारी बातें हम लोग 17वें नंबर के टॉपिक में कवर करेंगे। 18वां टॉपिक है संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती। हम लोग जो संचार टेक्नोलॉजी है, संचार नेटवर्क है, उसके द्वारा किस तरीके से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती दे सकते हैं। आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका। साइबर सुरक्षा की बुनियादी बात है धन शोधन और इसे रोकना, यानी कि हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस तरीके से इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत बना सकते हैं, उससे संबंधित विषय इसमें आपको मुख्य रूप से है। 19वां टॉपिक है सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों एवं उनका प्रबंधन, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध, यानी कि सीमावर्ती क्षेत्र जो है, भारत का सीमावर्ती क्षेत्र, तो उन सब क्षेत्रों में किस तरह से आतंकवाद वगैरह पनप रहा है, संगठित अपराध हो रहा है, तो और उसका किस तरीके से प्रबंधन किया जाए, इससे संबंधित विषय 19वां टॉपिक में है। और 20वां और अंतिम टॉपिक जो है उसमें सीधा सीधा दिया है विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं और उनके अधिदेश, यानी कि जितना भी एजेंसी वगैरह है सुरक्षा बल का भारत में, तो उन सारे एजेंसीज को जो भी सुरक्षा बल और संस्थाएं हैं उनसे संबंधित जानकारी हम लोगों को रखनी होगी 20वें टॉपिक के अंतर्गत। तो इस तरीके से हम लोग देखें दोस्तों कि पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और अब आखिरी टॉपिक जो है वो है जीएस का पेपर 4, ये एथिक्स से संबंधित टॉपिक है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें स्पष्ट लिखा है नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, यानी कि एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इसमें देखते हैं क्या सब है दोस्तों। इसमें दिया हुआ है, इसमें टोटल आपको 8 टॉपिक दिया है और इस 8 टॉपिक को हम लोगों को जानना होगा। इसमें दिया है नीति शास्त्र तथा मानवीय सह संबंध। नीति शास्त्र यानी कि एथिक्स तथा मानवीय सह संबंध ह्यूमन इंटरफेस। मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा,
उनके उपदेशों से क्या शिक्षा हम लोगों को मिल सकती है। मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। किसी भी व्यक्ति का जो मूल्य विकसित होता है, तो जो वैल्यूज़ का डेवलपमेंट होता है किसी भी व्यक्ति में, उसमें परिवार की क्या भूमिका है, समाज की क्या भूमिका है और शैक्षणिक संस्थाओं की क्या भूमिका है। यानी कि मुख्य रूप से ये टॉपिक, जो पहला टॉपिक है, ये एथिक्स से संबंधित टॉपिक है, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है कि किस तरीके से मूल्य वगैरह विकसित होता है एक व्यक्ति के अंतर्गत। साथ ही साथ आप इसमें देखिए कि जो भी महान व्यक्तित्व है देश का या विदेश का, उससे संबंधित जो समाज सुधारक है या महान व्यक्ति है, उनका क्या योगदान है या वो उनकी क्या शिक्षा है, उससे संबंधित विषय हम लोगों को फर्स्ट टॉपिक में कवर करना है। जो सेकेंड टॉपिक है इसमें, वो है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड। जो एटीट्यूड होता है उसको अभिवृत्ति बोलते हैं। तो अभिवृत्ति सारांश, संरचना, वृत्ति, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध, नैतिक और राजनैतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारणा। यानी कि एटीट्यूड, कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शंस, इट्स इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विद थॉट एंड बिहेवियर, moral and political attitudes, social influence and persuasions। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग इस तरीके से देखें कि ये मुख्य रूप से एटीट्यूड से जुड़ा हुआ विषय है। पहला टॉपिक एथिक्स था, दूसरा टॉपिक एटीट्यूड यानी कि अभिवृत्ति है। जो तीसरा टॉपिक है वो है सिविल सेवा के लिए अभिरुचि और बुनियादी मूल्य। अब सिविल सेवा के लिए क्या जो बुनियादी बातें हैं उससे जुड़ी हुई चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। यानी कि ये एप्टीट्यूड से संबंधित मुद्दा है। वो दूसरा नंबर का टॉपिक एटीट्यूड था और ये एप्टीट्यूड है। यानी एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, यानी इंटेग्रिटी। यहाँ पे जो सत्यनिष्ठा दिया हुआ इसका मतलब ईमानदारी होता है, यानी कि इंटेग्रिटी। तो इंटेग्रिटी, ईमानदारी, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, उसके बाद निष्पक्षता, यानी कि हम बायस्ड ना हो, किसी के पक्ष से पक्षपात न करें, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कितना समर्पण भाव हमारे अंदर है, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदना, ये सारी चीज़ें थर्ड टॉपिक में है। यानी कि आप देखिए कि सिविल सेवा से जुड़ी हुई सारी चीज़ों को थर्ड टॉपिक में कंप्लीट करना है हम लोगों को। साथ साथ फोर्थ टॉपिक अब है भावनात्मक समझ। भावनात्मक समझ, इसको हम लोग बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। दोस्तों यहाँ भावनात्मक समझ की जो अवधारणा है उससे जुड़ी हुई चीज़ें हम लोगों को इस टॉपिक में कवर करना है। यानी कि भावनात्मक समझ, इसकी अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रयोग। अब भावनात्मक समझ मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस बोला जाता है दोस्तों कि हम किसी को कितना कन्विंस कर पाते हैं। मान लीजिए आपको कोई अच्छा चीज़ किसी को कन्विंस करना है अपनी बातों से, जैसे कि कोई भी पॉलिटिशियंस वगैरह होता है या कोई समाज सुधारक ही होते हैं, तो वो इस तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, अपनी बातों को प्रस्तुत करते हैं कि लोगों को उनकी बात समझ में आ जाती है और वो उनके बातों से सहमत हो जाते हैं। तो इसी को भावनात्मक समझ बोला जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस। हम किसी की भावनाओं के साथ किस तरीके से खेल सकें, यानी कि यहाँ नेगेटिव सेंस में ही नहीं, पॉजिटिव सेंस की भी बात मैं कर रहा हूँ। खेलना मतलब कि उसको कोई बुरा है तो उसको अच्छा बनाने के लिए जो हम उसके भावनाओं को समझेंगे और उसको कन्विंस करेंगे कि आप अच्छे चीज़ों के लिए प्रेरित हों, तो उससे संबंधित चीज़ें भावनात्मक समझ कहलाती है, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये चीज़ें को हम लोग फोर्थ टॉपिक में कवर करेंगे। यहाँ फिफ्थ टॉपिक है भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान। यानी भारत हो या भारत के बाहर विश्व का जितना भी नैतिक विचारक है या दार्शनिक है, उनका क्या योगदान है और उनके विचारों को भी हम लोग संक्षेप में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि ये फिलॉसफी का एक अंश है, ना कि पूरी तरह से फिलॉसफी है। गलतफहमी ये फैलाई जा रही है या गई थी शुरुआत में या अब भी, कि ये पूरी तरह से फोर्थ पेपर ही फिलॉसफी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये छोटा सा एक हिस्सा है जो फिलॉसफी का हिस्सा है। अब अगला टॉपिक है लोक प्रशासन में लोक या सिविल सेवा मूल्य। अब यहाँ पे लोक प्रशासन वाला जो लोक प्रशासन पढ़ाने वाले जो टीचर हैं वो बताएंगे कि ये लोक प्रशासन का विषय है, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पूरा फोर्थ पेपर ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है।
यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा है जो लोक प्रशासन से जुड़ा है, और ये फोर्थ पेपर हर चीज़ों को समाहित करता है जो कि एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उचित है। तो यहाँ पे सिक्स्थ टॉपिक है लोक प्रशासन में लोक सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र, स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनियम तथा अंतरात्मा, उत्तरदायित्व तथा नैतिक शासन, शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था यानी फंडिंग में नैतिक मुद्दे, कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था। ये सारी चीज़ों को यानी लोक प्रशासन से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं हम लोगों को सिक्स्थ टॉपिक में कवर करना है। देखिए यहाँ पे जो सेवेंथ टॉपिक है उसमें है शासन व्यवस्था में ईमानदारी। जो शासन व्यवस्था में ईमानदारी है हम किस तरह से बरत सकते हैं उससे संबंधित टॉपिक ये सेवेंथ है। लोक सेवा की अवधारणा, लोक सेवा जो है कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, ये क्या है। शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, जो शासन व्यवस्था है और ईमानदारी है इसका दार्शनिक आधार क्या है, ये बातें हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। सरकार में सूचना का आदान प्रदान, जो सरकारी तंत्र है उसमें सूचना का कैसे आदान प्रदान होता है और उसमें किस तरह से पारदर्शिता बरती जाए। सूचना का अधिकार, यहाँ पे सूचना का अधिकार जो है राइट टू इंफॉर्मेशन, उसके विषय में दिया हुआ है। नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां। तो यहाँ पे आप इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से समझ पाइएगा दोस्तों। यहाँ पे सूचना का अधिकार है यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, नीतिपरक आचार संहिता यानी कोड ऑफ एथिक्स, इसको हम लोग कोड ऑफ एथिक्स बोलते हैं। नीतिपरक आचार संहिता, थोड़ा हिंदी में आपको समझने में परेशानी हो जाएगी ये सब टर्मिनोलॉजी। आचरण संहिता यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट, इंग्लिश में इसको कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं आचरण संहिता को। फिर है नागरिक घोषणा पत्र यानी कि सिटीजन्स चार्टर, नागरिक घोषणा पत्र यानी कि सिटीजन्स चार्टर। कार्य संस्कृति यानी कि वर्क कल्चर, जिस देश में वर्क कल्चर जितना अच्छा रहेगा वहाँ पे ईमानदारी अपने आप अच्छी रहेगी और लोग मेहनत से काम करेंगे। जहाँ पे वर्क कल्चर सही नहीं है या जिस ऑफिस का या जिस भी जगह का वर्क कल्चर ही अच्छा नहीं है तो वहाँ पे हर कोई आराम फरमाते रहेगा। लेकिन जहाँ पे एक कल्चर ही बना हुआ है कि बहुत अच्छे से वर्क करना है तो वहाँ पे आप कैसा भी वो कुछ भी तरह का विषय क्यों ना हो वहाँ पे हर कोई मेहनत से काम करेगा। तो वर्क कल्चर किस तरह से डेवलप किया जाए वो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर है सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, किस तरह से हम लोग सेवा प्रदान करें जो उसमें वो गुणवत्तापूर्ण हो। लोक निधि का उपयोग, जो पब्लिक फंड है उसका किस तरह से उपयोग किया जाए। और भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ, जो करप्शन है ये बहुत ही बड़ा इश्यू है हमारे देश का और वर्षों से राजनीति भी इस पे हो रही है। तो इसका हम लोग जितना भी भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ पक्ष है ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे दूर किया जा सकता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग 7th टॉपिक में कवर करेंगे। और 8वां और सबसे अंतिम टॉपिक है उपर्युक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन यानी कि केस स्टडीज। तो ये केस स्टडीज जो है ये कोई आपको काल्पनिक एक स्टोरी टाइप से पैसेज दे देगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि आप अगर उस जगह पे होते तो आप क्या करते। इस तरह का एक स्टोरी टाइप से आपको काल्पनिक आधार पे पूछा जाएगा कुछ, आपको उसका सही उत्तर देना है। तो इससे आप के समझ का वो परख होगा, समझ आप में कितनी है इसको परखने का ये एक हथियार है। तो दोस्तों आप इस तरह से देखें कि हम लोग यूपीएससी के सिलेबस का जो जीएस का पेपर है उसका पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ, उसके सिलेबस का हम लोग विस्तृत विश्लेषण किए। पेपर फर्स्ट का विश्लेषण मैंने अपने पिछले टॉपिक में किया है, पिछले पार्ट में। इस पार्ट में मैं आपको बाकी बचा जो 3 पेपर था उस तीनों पेपर को कवर किया। मुझे उम्मीद है कि यदि आप मेरे इस वीडियो को 2-3 बार लगातार सुनेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत ही फ़ायदा होगा। एक एक शब्द पर ध्यान दें, एक एक चीज़ों को गहराई से समझें, ताकि मैं जब अगले वीडियोज़ में कभी आपको क्वेश्चन पर डिस्कशन करूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए कि ये किस टॉपिक से संबंधित है। मैं जल्द ही आपको अगले वीडियो में मिलूंगा जिसमें मैं क्वेश्चन पर डिस्कशन करूंगा। यूपीएससी का जो प्रीवियस 5 ईयर का क्वेश्चन है
सिर्फ 5 साल नहीं, बल्कि मेरी कोशिश रहेगी कि कई सालों के क्वेश्चन पर डिस्कशन किया जाए। लेकिन जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके समझ में ये आना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस मुद्दे से जुड़ा है, किस टॉपिक से जुड़ा है, किस पेपर के किस टॉपिक से जुड़ा है। क्योंकि ये जो सिलेबस है, यही सिलेबस एक तरह से हम लोगों का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है यूपीएससी क्वालिफाई करने का। तो हम लोगों को सिलेबस के एक एक शब्द को याद रखना चाहिए और पिछले 5 साल के क्वेश्चन को भी याद रखना चाहिए, ताकि हम लोग अंदर समझ पाएँ, उसकी गहराई को समझ पाएँ। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आप इसी तरह के नए नए वीडियो और जो यूपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी वाला वीडियो है, उसको आप पाना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपडेट करूं, वो तुरंत ही आपके पास उपलब्ध हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।